राम राम, नमस्ते, वंदे मातरम साथियों। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आप और मैं, हम सभी अपनी भारतीय संस्कृति से प्रेम करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमें हमारी संस्कृति पर अत्यंत गर्व भी है। समय समय पर हम एक दूसरे के सामने अपनी यह मान्यता भी प्रकट करते हैं कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है। अपने परिवार के संस्कारों और शिक्षा के माध्यम से हम हमारी सांस्कृतिक संपदा, सांस्कृतिक निधि को अपने बच्चों को सौंपना भी चाहते हैं। इस बात की चिंता भी हम में से बहुत लोग अपने मन में रखते हैं कि हमारी संस्कृति पर बाहर का जो प्रभाव और दबाव है, हमारी संस्कृति पर पूर्व में जो आक्रमण हुए हैं और आज के समय में भी अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग तरीकों से, देश के भीतर से और देश के बाहर से आक्रमणों की श्रृंखला जो लगातार चली ही आ रही है, उससे हम हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे करें। हम में से जिनमें नेतृत्व का गुण है, चाहे वे राजनीति, धर्म और न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में हों, चाहे समाज और शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेती, मजदूरी, व्यापार के क्षेत्र में हो, या चाहे पूजा पाठ, यज्ञ हवन, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, उनके चिंतन और कार्य में यह भाव भी जुड़ा रहता है कि किसी एक समय हमारी संस्कृति विश्व में सर्वोपरि थी। काल चक्र के प्रभाव में आज वह एक स्थिति में आ गई, लेकिन अब हम जब राजनीतिक रूप से पुनः स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, तो पूरे विश्व पटल पर हमारी संस्कृति की विजय पताका फिर से फहराएं। कभी न कभी हम सभी इस बात पर भी विचार विमर्श करते हैं कि आज की दुनिया, आज के विश्व में हमारी संस्कृति हम भारत के लोगों के क्या काम आ सकती है, हमारे लिए किस प्रकार जीवन में सहायक हो सकती है, और साथ ही संपूर्ण विश्व की मानव जाति को भी वह किस प्रकार से और किस प्रकार का योगदान दे सकती है। समय समय पर इस प्रकार की विभिन्न भावनाएं और विचार हम सबके मन में आते हैं, और न केवल भाव और विचार, बल्कि हम सभी लोग अपनी अपनी सामर्थ्य, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार इस भावना और विचार को अपने कार्यों में, विशेषकर अपने सामाजिक और पारिवारिक कार्यों में किसी प्रकार से मूर्त रूप देने का प्रयास भी करते हैं। तो हमारी भावना, विचार और कर्म तीनों में हमारी संस्कृति के प्रति हमारा प्रेम और चिंता दोनों ही झलकते हैं, प्रकट होते हैं। संस्कृति के प्रति यह प्रेम और चिंता उन भारत के लोगों के जीवन में तो दिखाई देती ही है जो भारत में ही रह रहे हैं। यह उनके जीवन में भी दिखाई देती है जो भारत से बाहर रह रहे हैं, चाहे वे लोग उन परिवारों से हों जिनके पूर्वजों को ब्रिटिश शासन में मजबूरी में भारत के बाहर जाना पड़ा था, और चाहे वो वे भारतीय हों जो रोजगार या व्यापार के अवसरों की तलाश में, या शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या फिर किसी एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन, किसी साहसिक खोज के अभियान से प्रेरित होकर बाहर निकल पड़े। आप देखिए, यह कितनी अद्भुत बात है कि भारत के बच्चे चाहे जिस भी कारण से विश्व के किसी स्थान पर जाकर रहने लगे हों, चाहे वह अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका, चाहे वह दुबई हो या टोक्यो, चाहे लंदन हो या मॉस्को, इतने विभिन्न प्रकार के समाजों में एक दो पीढ़ी में ही वे वहाँ के समाज, राजनीति, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय और चिंतन के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान अर्जित कर लेते हैं। स्वयं के जीवन के उत्थान के लिए भी, और वहाँ के स्थानीय समाज और राष्ट्र के जीवन के उत्थान के लिए भी वे सफलतापूर्वक काम करते हैं। और इस सफलता के पीछे वे लोग अपनी भारतीय सांस्कृतिक विरासत, अपने परिवार और उससे मिली शिक्षा को एक बड़ा कारण मानते हैं। हम भारतीयों द्वारा इतने भिन्न भिन्न प्रकार के समाजों और संस्कृतियों में जाकर सफलता के झंडे गाड़ना कोई साधारण बात नहीं है।
यह दर्शाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ विशेष बात है जो हमें इस प्रकार का अद्भुत सामर्थ्य प्रदान करती है। तो भारत में रह रहे हम लोग और भारत के बाहर कई अलग-अलग देशों में रह रहे हम सभी लोग भारतीय संस्कृति को अपनी भावनाओं में, अपने मन में और अपने विचारों में तो रखते ही हैं, अपने कर्म में भी जीवंत करते हैं। हम होली, दिवाली, लोहड़ी, पोंगल, दुर्गा पूजा जैसे हमारे अनेकों त्योहार मनाते हैं, पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, अपना स्थानीय भोजन बनाते हैं, अपनी भाषाओं को, संस्कृत के स्तोत्र और मंत्रों को बच्चों को सिखाते हैं, अपने मंदिरों में जाते हैं और अपनी पारिवारिक परंपराओं का पालन करते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अगर हमसे यह पूछा जाए कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय और संस्कृति इन शब्दों के मायने क्या हैं, इनका क्या अर्थ है, इन शब्दों से हमारा क्या तात्पर्य है? What do we mean when we say Indian culture? What is Indian and what is culture and what is Indian culture? What is it that we are referring to when we say Indian culture? तो हम एक बार सोच में पड़ जाते हैं और कभी-कभी इस प्रकार के प्रश्न हमें एकदम चौंका भी देते हैं। हम किसी तरह उत्तर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा उत्तर सुगठित और व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता। यहाँ वहाँ से कोई 1, 2, 4 बातें हम बोल देते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वे बातें बिखरी-बिखरी सी होती हैं और वह उत्तर देते हुए भले ही अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का जो कॉन्फिडेंस हमारे मन में है वह रहता हो, लेकिन ज्ञान के कारण जो आत्मविश्वास प्रकट होता है वह नहीं होता। इन प्रारंभिक प्रश्नों के आगे अगर कोई हमसे पूछे कि भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व क्या हैं, हमारी संस्कृति के विभिन्न पहलू या विभिन्न आयाम क्या हैं, what are the key principles, the different aspects and various dimensions of our Indian culture, और ये तत्व, विभिन्न पहलू और आयाम एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, संबद्ध हैं, आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने आप को और भी अधिक निरुत्तर पाते हैं। लेकिन हमारी समस्या यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसके भी आगे के प्रश्न खड़े हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो सीधे सीधे हमारी मान्यताओं को चुनौती देने वाले प्रश्न हैं। हमसे कोई पूछ सकता है कि आप कहते हैं भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा आप क्यों मानते हैं? आपकी संस्कृति की ऐसी क्या विशेषता है कि आप उसे इतनी श्रेष्ठ मानते हैं? आपने दुनिया की किस और संस्कृति के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिसके आधार पर आप यह कह सकते हैं या दावा करते हैं कि आपकी संस्कृति औरों की संस्कृतियों से श्रेष्ठ है? दुनिया की सभी संस्कृतियों को छोड़िए, केवल 2 या 3 दूसरी संस्कृतियों से तुलना करके बता दीजिए, जैसे चीन या जापान या अमेरिका या जर्मनी या फ्रांस, इज़राइल, रशिया, किसी भी अन्य संस्कृति से तुलना करके बताइए कि आपकी भारतीय संस्कृति उनसे श्रेष्ठ कैसे है, किस मायने में है। हमारी मान्यताओं को चुनौती देने वाले ये प्रश्न बड़े ही कठिन प्रश्न हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का एक रीजनेबल, एक तार्किक उत्तर हम तभी दे सकते हैं जब हमने पहले तो भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया हो, फिर उस दूसरी संस्कृति का अध्ययन किया हो और अंत में दोनों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया हो। अगर तुलनात्मक प्रश्न कोई हमसे न भी पूछे तो यह पूछ सकता है कि बताएं, आज के संसार में, आज की दुनिया में भारतीय संस्कृति की क्या रेलेवेंस है? आपकी संस्कृति इतनी प्राचीन है, हो सकता है कि एक समय उसकी बहुत अच्छी उपयोगिता रही हो,
लेकिन आज के समय में उसकी क्या यूटिलिटी, उसकी क्या उपयोगिता है? यह प्रासंगिकता का या उपयोगिता का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अभी मैं प्रबंधन मैनेजमेंट का शोध विद्यार्थी हूँ। मैनेजमेंट एक व्यवहार मूलक प्रैक्टिस ओरिएंटेड डिसिप्लिन है। इसलिए अपने शोध और अध्ययन में मुझे इस प्रश्न को निरंतर सामने रखकर काम करना पड़ता है कि जो भी थ्योरीज या जो भी सिद्धांत या मॉडल या फ्रेमवर्क हम अपने शोध से निर्मित कर रहे हैं, उनका हमारी रियल लाइफ में, हमारे वास्तविक जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, उसे किस प्रकार अप्लाई किया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है, प्रयुक्त किया जा सकता है। मेरी रिसर्च से, शोध से जो भी सिद्धांत या दृष्टिकोण निकल कर आ रहा है, उसे विभिन्न छोटी बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के मैनेजर, सरकार में विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के नेता लीडर और पॉलिसी मेकर्स अपने प्रतिदिन के जीवन की रियल लाइफ सिचुएशंस में किस प्रकार लागू कर सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति के संबंध में इन प्रश्नों के साथ कि भारतीय संस्कृति से हमारा क्या तात्पर्य है, भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व क्या हैं और किस प्रकार भारतीय संस्कृति दुनिया की अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ कही जा सकती है, यह प्रश्न भी हमारे सामने आकर खड़ा हो सकता है कि भारतीय संस्कृति जो भी हो, उसके जो भी तत्व हों, वे तत्व जिस भी प्रकार से जुड़े हुए हों, भारतीय संस्कृति जिस भी प्रकार से अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ हो या न भी हो, आज की दुनिया के हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यापारिक या व्यावसायिक जीवन में भारतीय संस्कृति किस प्रकार हमारी सहायता कर सकती है। साथ ही हमारे आज के जीवन के जो विभिन्न आयाम हैं, उनमें उस उपयोगिता को प्राप्त करने के लिए हम उसे किस प्रकार लागू कर सकते हैं, उसके विभिन्न तत्वों को किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सरल, स्पष्ट और सीधे शब्दों में पूछें तो भारतीय संस्कृति का आज की दुनिया के हमारे जीवन में क्या लाभ है। भारतीय संस्कृति आज के मनुष्य की मनःस्थिति और परिस्थिति के अनुसार उसकी आज की आवश्यकताओं और ज़रूरतों को किस प्रकार से पूरा कर सकती है। साथ ही यह हमारी आज की दुनिया भविष्य में जिस दिशा में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्या उसमें भी हमारी संस्कृति हमारी कोई मदद, सहायता कर सकती है? क्या आपकी, मेरी और इस व्यापक संसार की उन्नति में, विकास में, प्रगति में भारतीय संस्कृति कोई सहायता कर सकती है? और अगर हमारा स्वाभाविक उत्तर हाँ है, तो फिर प्रश्न यह है कि भारतीय संस्कृति हमारी किस प्रकार की सहायता कर सकती है और किस प्रकार से सहायता कर सकती है। हमारी संस्कृति का अर्थ क्या है, उसकी क्या परिभाषा हम कर सकते हैं, उसके प्रमुख तत्व और पहलू क्या हैं और उन्हें हम किस प्रकार समझ सकते हैं, वह दुनिया की अन्य संस्कृतियों से किस प्रकार से भिन्न या समान है, हमारे जीवन की आवश्यकताओं, अभीप्साओं की पूर्ति के लिए उसका क्या उपयोग है और किस प्रकार से उसे आज के और भविष्य के जीवन में लागू किया जा सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर देना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारतीय संस्कृति से जुड़े इस प्रकार के प्रश्नों पर भले ही हम दिन प्रतिदिन हमारी संस्कृति को जी ही क्यों न रहे हों, बौद्धिक स्पष्टता की हमें अक्सर कमी रहती है। इन प्रश्नों से भारतीय शब्द हटाकर अगर हम यह भी पूछें कि संस्कृति इस शब्द का ही अपने आप में क्या अर्थ है, तो भी अपने मन में हम वेगनेस या अस्पष्टता का ही अनुभव करते हैं। हमारी बुद्धि में, विचार में इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती। इस प्रश्न का उत्तर खोजने अपने भीतर हम जाते हैं तो वहाँ
विचारों का एक कन्फ्यूजन, एक धुंधलापन सा, कोहरा सा हमें दिखाई देता है। या तो हमारा मन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, या फिर इतनी सारी बातें उसमें घूमती हुई दिखाई देती है कि मन में हेजीनेस की फीलिंग होने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे किसी गहरे धुंधले कोहरे के पार हम कुछ देखने का प्रयास कर रहे हों, जैसे अपना चेहरा किसी ऐसे मिरर में देखने की कोशिश कर रहे हों जिस पर बहुत सारी धूल जमी हुई है। हम किसी प्रकार का कोई उत्तर देने का प्रयास भी करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से उत्तर शुरू करें और कहाँ अंत करें, कौन सी चीज़ संस्कृति का हिस्सा है, कौन सी नहीं है, कौन सी चीज़ कम महत्वपूर्ण है, कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है। बिखरी बिखरी सी, उलझी उलझी सी एक दो चार बातें हम कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन आम तौर पर एक स्पष्ट, सटीक, सुगठित और सुलझा हुआ उत्तर हमारे पास नहीं होता। लेकिन और आपको यह जानकर थोड़ी राहत मिलेगी कि यह स्थिति केवल हम साधारण लोगों की ही नहीं है। संस्कृति के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे बड़े बड़े विचारक और स्कॉलर्स तक संस्कृति की अवधारणा की जटिलता, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसके मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लेयर्ड, बहुआयामी और बहुस्तरीय अस्तित्व और उसकी कई परतों को देखकर बैफल्ड हो जाते हैं, चकरा जाते हैं। पश्चिमी विचारकों और शोधकर्ताओं के ही कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। अंग्रेजी में संस्कृति शब्द को कल्चर में ट्रांसलेट किया जाता है। सामान्य बातचीत में हम भी भारतीय संस्कृति को इंडियन कल्चर ही कहते हैं। इस ट्रांसलेशन में कई समस्याएं हैं, लेकिन अभी एक साथ हम इतनी सारी लड़ाइयों का फ्रंट नहीं खोलेंगे। संस्कृति और कल्चर में क्या समानता है और कहाँ वे भिन्न हैं, इसकी चर्चा हम अन्य सत्रों में करेंगे। अभी एक बार संस्कृति और कल्चर को हम समानार्थी मानकर ही चलते हैं। तो पश्चिमी विद्वानों क्रोबर और क्लुखॉन ने 1952 में यह समझने के लिए कि कल्चर क्या होता है, उसकी अलग अलग परिभाषाएं एकत्रित करनी प्रारंभ की। उस समय 1952 में उन्होंने उसकी 160 अलग अलग परिभाषाएं एकत्रित की, और वह भी केवल पश्चिम के समाजशास्त्र से। अभी 2024 चल रहा है। 70-75 वर्षों में पश्चिम में ही न जाने कल्चर की कितनी और परिभाषाएं बन गई होंगी। बाकी दुनिया में जो काम हो रहा है उसकी तो हम क्या ही बात करें। एक अन्य पश्चिमी विद्वान क्रिश्चियन स्मिथ ने 2016 के अपने एक शोध पत्र में कहा कि कई विद्वानों के कई वर्षों के व्यापक प्रयासों के बाद भी अमेरिकन समाजशास्त्र में कल्चर की अवधारणा स्पष्ट और सुसंबद्ध या कोहेरेंट नहीं हो पाई है। वे धुंधली और अस्पष्ट हैं। विभिन्न परिभाषाओं का आपस में मेल नहीं है, आपस में उनमें कोई तारतम्य नहीं है। एक अन्य विद्वान एडवर्ड हॉल कल्चर की परिभाषा को लेकर जो जटिलताएं हैं उनको हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि कल्चर एक ऐसा सत्य है जिस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। उस सत्य तक जाने का कोई एक मार्ग नहीं है, बल्कि अनेक रास्ते हैं, अनेक मार्ग हैं। दो अन्य विद्वान मिन्को और हॉफस्टेड कहते हैं कि कल्चर एक जटिल प्रणाली, प्रोसेस और व्यवस्था, सिस्टम का नाम है, बजाय इसके कि हम कल्चर को एक अनडिवाइडेड, अविभाजित ब्लॉक के रूप में देखें। इसके जो विभिन्न घटक हैं, वे चीजें जिनसे मिलकर कल्चर बनता है, उनको और उनके आपस के संबंधों को देखने और समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। मिन्को और हॉफस्टेड की दृष्टि में कल्चर को समझने के लिए यह एक अधिक व्यवहारिक मार्ग है। उनका तो यहां तक सुझाव है कि क्योंकि कल्चर की कोई एक यूनिवर्सल, सबसे अच्छी सैद्धांतिक परिभाषा नहीं है या नहीं हो सकती है, कल्चर का वही अर्थ माना जाए जो अपने सीमित और पर्टिकुलर अध्ययन के लिए एक विद्वान तय करता है। कल्चर की समझ को लेकर यह स्थिति उन विद्वानों की है जिन्होंने कल्चर क्या होता है यह समझने के लिए विश्वविद्यालयों में बैठकर, समाज में शोध या रिसर्च कर कर अपने जीवन के 30, 40, 50 वर्षों का या उससे भी अधिक का समय लगाया है। तो अगर आप और मैं संस्कृति से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के हमारे सामने आने पर ठिठक जाते हैं,
कोई स्पष्ट और सुगठित उत्तर एकदम से हमारे सामने नहीं उभर कर आ पाता है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि सामान्य बात है। और हमारी भारतीय संस्कृति तो 8, 10, 12, 15 हज़ार वर्ष की, संभवतः और भी अधिक वर्षों की सतत जीवंत और कई दिशाओं में लगातार विकसित होती और समृद्ध होती हुई परंपरा है। इतिहास में कई उतार चढ़ाव, कितने ही नव जागरण, यहाँ तक कि पुनर्जन्म भी हमारी संस्कृति ने देखे हैं। उसे समझना तो और भी अधिक कठिन होगा, और निश्चित ही कुछ मायनों में है भी। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने कांच पर जो धूल जमी है, उसे थोड़ा सा साफ करने पर ही हमें दिखाई देने लगेगा कि हमारी संस्कृति को समझना वास्तव में इतना कठिन है नहीं। बस केवल कुछ मौलिक तत्व, कुछ आधारभूत सूत्र हमारी पकड़ में आने चाहिए। उसके बाद सारा विस्तार क्रिस्टल क्लियर हो जाता है और एक ऐसी समझ हमारे अंदर प्रकट होती है कि हृदय आनंदित हो जाता है। तो हमारी अभी की स्थिति है कि बौद्धिक रूप से हम हमारी संस्कृति के बारे में अनभिज्ञ हैं। भले ही हम हमारी संस्कृति को प्रेम करते हैं, उसमें सांस ले रहे हैं, उसमें अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने भाव और विचार में उसकी चिंता कर रहे हैं, अपने कार्यों में भी उसे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मानसिक या बौद्धिक रूप से उसके बारे में हमें जितना ज्ञान होना चाहिए उतना नहीं है। यह बौद्धिक ज्ञान और मानसिक स्पष्टता हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत की पूर्ण स्वाधीनता की क्रांति का ध्वज लहराने वाले भारत के इस युग के अवतार पुरुष श्री अरविंद ने कहा था कि भारत की कमजोरी का प्रमुख कारण है ज्ञान के जन्म स्थान में अज्ञान का फैलाव। उन्होंने उस समय के भारत को देखा और कहा कि भारत इसलिए कमजोर नहीं है कि हम आध्यात्मिक नहीं हैं, या हम आज गरीब हैं, या हमारे धर्म पालन में कोई कमी है। हम इसलिए कमजोर हो गए हैं कि समय के साथ हमारी सभ्यता में बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलिटी का ह्रास होने लगा। हमारे सोचने की शक्ति, चिंतन मनन की शक्ति, हमारी विचारणा की शक्ति में कमी आ गई। उन्होंने कहा कि मैं आज जहां देखता हूं, हर जगह सोचने या बौद्धिक विचार करने की या तो अयोग्यता पाता हूं, या फिर अनिच्छा, या तो सोचने विचारने की क्षमता की कमी देखता हूं, या पाता हूं कि हम विचार करने के इच्छुक ही नहीं हैं। हमारे मन को विचार फोबिया, थॉट फोबिया ने ग्रसित कर रखा है। श्री अरविंद के अनुसार मध्य युग के समय जब हम पर आक्रमण हुए, वह समय मानव सभ्यता का रात्रिकाल था। क्योंकि वह रात्रिकाल था, वह एक बर्बर और अज्ञानी आदमी की विजय का भी समय था। वर्तमान समय सभ्यता का प्रातः काल है, उषा काल है, और इसमें ज्ञान के आदमी और ज्ञान के समाज की विजय होगी। जो भी समाज दूसरे से अधिक विचार करने, बुद्धि के आधार पर जीवन के अधिक रहस्य खोजने और अधिक बौद्धिक परिश्रम करके दुनिया के सत्य को जानने समझने का प्रयास करेगा, वही समाज आज के समय में अधिक शक्ति भी प्राप्त करेगा। हमारी बौद्धिकता की इस कमजोरी के कारण उस समय और काफी हद तक आज के समय में भी हम देखते हैं कि हमारे अधिकांश विद्वान पश्चिमी सभ्यता, उसके सामाजिक राजनीतिक आदर्शों, उसकी सामाजिक व्यवस्थाओं, उसके आर्थिक सिद्धांतों से मोहित हैं, मोहग्रस्त हैं। अपने लेखन और चिंतन में श्री अरविंद लगातार यह चेतावनी देते रहे कि भारत की सभ्यता अपने आप में एक स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हुई सभ्यता है। उसका अपना एक इतिहास है, उसकी अपनी एक जीवन यात्रा रही है। उसके अपने इतिहास और जीवन यात्रा के अनुभवों के आधार पर उसके अपने आदर्श और सिद्धांत हैं। लेकिन हमारे बुद्धिजीवियों ने उसे यूरोप के एक इंटेलेक्चुअल प्रोविंस, यूरोप के बौद्धिक प्रांत के रूप में सिकोड़कर सीमित करके रख दिया है। यह मानसिकता हमारे कॉलोनाइजेशन या औपनिवेशिक इतिहास का परिणाम है। श्री अरविंद ने कहा
कि अगर भारत यूरोप का बौद्धिक प्रांत मात्र बनकर रह जाता है तो यह उसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और भविष्य के निर्माण के लिए जो आत्मनिर्भरता चाहिए उसके लिए अत्यंत हानिकारक होगा। उन्होंने इस बात पर बारंबार जोर दिया कि भारत भारत रहकर ही अपना स्वयं का भवितव्य प्राप्त कर सकता है, यूरोप का या पश्चिमी सभ्यता का एक छोटा सा प्रांत बनकर नहीं। उन्होंने कहा कि अपनी बुद्धि में स्वतंत्र रहकर भारत को विश्व में अपनी अलग बौद्धिक पहचान बनानी चाहिए। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को हमें संजोकर रखना चाहिए। हमें औरों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों पर आघात कर कर नहीं। हमें भारतीय समाज और अपने स्वयं के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को देखते हुए अपने भविष्य के निर्माण की ओर आगे बढ़ना चाहिए, न कि किसी अन्य सभ्यता के मानदंडों मापदंडों के आधार पर। और यह सब तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि बौद्धिक रूप से हम इस बारे में स्पष्ट नहीं हो कि एक, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या है, दो, हमारी संस्कृति के प्रमुख तत्व और पहलू क्या हैं, तीन, वे प्रमुख तत्व और पहलू आपस में किस प्रकार गुथे हुए या संबद्ध हैं, चार, हमारी संस्कृति दुनिया की अन्य संस्कृतियों से किस प्रकार से भिन्न है या समान है, पांच, हमारे लिए किन मायनों में वह अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है, छह, सांस्कृतिक जीवन के वे कौन से आयाम हैं जहां हमें औरों से सीखना है, सात, आज के हमारे जीवन की आवश्यकताओं अभिप्साओं की पूर्ति के लिए हमारी संस्कृति का क्या उपयोग है, आठ, मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति उससे किस प्रकार लाभान्वित हो सकती है, और नौ, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने निजी और सामूहिक जीवन के विभिन्न आयामों में हम उसे किस प्रकार से लागू कर सकते हैं। अभी तक की इस चर्चा के पीछे साथियों, मेरा अभिप्राय आपके सामने यह बात रखने का है कि चाहे संस्कृति हमारे चारों ओर ही क्यों न हो, हम चाहे उसी में सांस ही क्यों न ले रहे हों, चाहे हम उसको अपने अनुभवों में जी ही क्यों न रहे हों, बौद्धिक रूप से उसे समझना और समझाना आसान नहीं है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है। मैं यह भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति के बारे में हमारे जीवंत अनुभवों को अपने मन और विचार में सामने लाना, बौद्धिक रूप से इसे स्पष्ट करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हमारा भ्रम दूर होगा, इसी से हमारे मन में अपनी संस्कृति के प्रति स्पष्टता का वातावरण बनेगा, इसी से हमारी मानसिक दास्ता की जो बेड़ियां जिन्होंने आज भी हमें आजादी के इतने वर्षों बाद भी जकड़ा हुआ है उनसे स्वाधीनता मिलेगी, इसी से हमारा बौद्धिक और सांस्कृतिक स्वराज कायम होगा, और इसी से हमारे भीतर सांस्कृतिक गर्व वाला जो आत्मविश्वास है, कल्चरल प्राइड वाला जो कॉन्फिडेंस है, उसके साथ संस्कृति के ज्ञान से जो आत्मविश्वास प्रकट होगा वह जुड़ेगा। और जहां सांस्कृतिक गर्व के आत्मविश्वास के साथ सांस्कृतिक ज्ञान का आत्मविश्वास जुड़ता है, वहां भविष्य की विजय के द्वार खुलते हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में मानसिक और बौद्धिक स्पष्टता के कई लाभ आपको अपने स्वयं के जीवन में होंगे। सबसे पहले तो आप खुद सेंस मेकिंग कर पाएंगे। आपको अपने चारों ओर और देश और दुनिया में जो हो रहा है वह बेहतर समझ में आने लगेगा। अपनी खुद की परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक प्रथाओं के पीछे जो गहरे अर्थ हैं और उनका जो गहरा महत्व है, उसको समझने में आप और अधिक सक्षम होंगे। इसके साथ ही भारत के विभिन्न समुदायों का जो
जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, उनकी धारणाओं और उनकी जीवन शैली में जो पैटर्न निरंतर रिपीट हो रहा है, उसे भी आप बेहतर समझ पाएंगे। हमारे विभिन्न सामाजिक समूहों का व्यवहार आपको और भी प्रभावी ढंग से समझ में आएगा और आप उसे और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। साथ ही उसके बारे में दूसरों को समझाने की आपकी क्षमता का भी विकास होगा। भारतीय संस्कृति के बारे में आपकी मानसिक और बौद्धिक स्पष्टता आप में एक ऐसी अंतर्दृष्टि भी निर्मित करेगी जो आपके स्वयं के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का, छोटी बड़ी गतिविधियों का अर्थ और महत्व आपके मन में ऊपर उठा देंगी और उसके कारण आपका अपनी हमारी भारतीय संस्कृति से और भी अधिक गहरा जुड़ाव और लगाव निर्मित होगा। अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ आपका संबंध और भी अधिक गहरा हो जाएगा और भी अधिक गहरे प्रेम और सम्मान का हो जाएगा। एक और बड़ा लाभ आपको होगा, आप अपने स्वयं के जीवन के उद्देश्य और व्यक्तिगत विकास की यात्रा के बारे में भी और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। यह प्रश्न हम सबके मन में कहीं ना कहीं होता है कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जो सारी दुनिया में और हमारे आसपास इतना सब कुछ हो रहा है, इसमें हमारे छोटे से अस्तित्व का क्या रोल है? कोई रोल है भी? और अगर है तो क्या रोल है? और इस विशाल अंतहीन असीम अस्तित्व में, जिसमें हमारी धरती और हमारा सोलर सिस्टम छोड़िए, हमारी गैलेक्सी ही किसी समुद्र तट पर बिखरी मिट्टी के एक कण से अधिक नहीं है, उस अनंत अस्तित्व में हमारे इस नगण्य से दिखाई देने वाले जीवन का भी क्या कोई रोल है? हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का क्या पर्पस है? और वह पर्पस हमारे जीवन को किस दिशा में ले जा सकता है, किस प्रकार समृद्ध कर सकता है? भारतीय संस्कृति को समझने से आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण होगा। इधर उधर जो भटकाव है वह कम होगा, आपकी ऊर्जा और मन एकाग्र होगा, आप जीवन में और भी अधिक अचीव कर पाएंगे, आप और भी अधिक पूर्ण, योग्य और अर्थपूर्ण जीवन जी पाएंगे। यह सांस्कृतिक बौद्धिक ज्ञान आपको नेतृत्व की क्षमता भी प्रदान करेगा। सांस्कृतिक नेतृत्व की क्षमता हमारी संस्कृति की समृद्धि और विकास, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधार और बदलते विश्व के संदर्भ में जो आवश्यक परिवर्तन लाए जाने हैं, उनके बारे में आप कुछ कर पाएंगे। आपको लगता है कि कहीं कोई वर्ग भारतीय संस्कृति के विमुख कुछ गलत कर रहा है, तो आप सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप कर पाएंगे और सही दिशा प्रदान करने में आप अपना योगदान दे पाएंगे। इसके अलावा आप विभिन्न लोक नीतियों के माध्यम से पुराने विधानों में संशोधन करने, नए विधान लाने में भी सक्षम हो पाएंगे। और भी अनेकों लाभ आपको अपने निजी, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, व्यापारिक जीवन में भारतीय संस्कृति की बौद्धिक समझ विकसित करके हो सकते हैं। यह समझ आपको सांस्कृतिक जागरूकता, संवेदनशीलता और सक्रिय भागीदारी के लिए सक्षम बनाएगी, जिससे आप एक अधिक संतुलित, समृद्ध और अर्थपूर्ण जीवन जी सकेंगे। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दें। अपनी संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक हमें यह बात पहुंचानी है। इसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यह समझने के लिए कि संस्कृति जिसकी हम इतनी बात करते हैं, आखिर वह होती क्या है। धन्यवाद, नमस्कार, जय राम जी की।